अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जद्दू। नाजरीन, बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। हुकूमत से पहले इस वक्त ऑपोजिशन कंफ्यूजन का शिकार है क्योंकि बहुत मुख्तलिफ डेडलाइंस आ रही हैं ऑपोजिशन की जानिब से। अगर तहरीक अदम एतमाद की डेडलाइन की बात की जाए तो रोजाना एक नया दावा हो रहा है। बुध को मौलाना फजल रहमान साहब ने 48 घंटे की डेडलाइन दी है, जबकि अगर बिलावल भुट्टो साहब की बात करें तो उन्होंने वजीर आजम इमरान खान साहब को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 5 दिन के बाद अगर आपने इस्तीफा ना दिया तो हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। उसके अलावा वजीर आजम इमरान खान साहब की मोने सिलाही से वन-ऑन-वन मुलाकात होती है। इस वक्त काफ लीग के अंदर क्या चल रहा है और काफ लीग इस वक्त कौन सी साइड पर है उसके हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी जो पंजाब में अपना पावर शो दिखा रही है और तहरीक इंसाफ सिंध में अपना पावर शो दिखा रही है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से। इंतखाबी शेड्यूल के बाद हलकों में दौरों का मामला जो है वो शुरू हो चुका है। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इस वक्त आमने सामने है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन का नया ज़ाब्ता अखलाक बनाने का फैसला सामने आया है। इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। और लाज़िम प्रोग्राम के आखिर हिस्से में हम बात करेंगे पाक बहरिया ने एक और भारतीय आबदोज का सुराग लगाकर दुश्मन की चाल नाकाम बना दी है। समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी पर पाक बहरिया के एंटी सबमरीन्स वॉरफेयर यूनिट की बरवक्त कार्रवाई से ये चाल नाकाम बनाई गई है। और उसके साथ साथ नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि 1 मार्च को जदीद तरीन हिंदुस्तानी आबदोज को किस तरह से ट्रैक किया गया है और किस तरह से वापस जाने पर मजबूर किया गया है। प्रोग्राम का आगाज करूंगी नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दीक जान और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। इस वक्त अगर मैं पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करूं तो बहुत टेंस हो चुकी है, चाहे ऑपोजिशन की बात हो, हुकूमत की बात हो, सड़कों पर हैं। और उसके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद की जो तहरीक है वो जोर पकड़ने लगी है और डेडलाइन नजदीक आ रही है। अगर हम 48 घंटे की बात करें या 5 घंटों की बात करें, ऑपोजिशन तो इस हवाले से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार है ही कि आखिर लानी कब है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि हुकूमत क्या इस हवाले से रेडी है? क्या हुकूमत इसको टैकल कर सकेगी? देखिए, बहुत ही गैर यकीनी सूरत हाल है और इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह यह है कि तमाम लोग ही अपने पत्ते सीने से लगाए बैठे हैं। अभी तक किसी का कोई लाया अमल वाज़े तौर पे किसी भी फ़रीक का लाया अमल सामने नहीं आया। देखिए, अपोजिशन इसमें कोई शक नहीं है, इस वक्त हुकूमत के लिए दर्द सर तो बनी हुई है। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर कम हुई हैं, बिजली की कीमतें कम हुई हैं, ठीक है, हुकूमत ये कह रही है। आप ही के प्रोग्राम में मुज़म्मिल असलम साहब ने भी बताया, डॉक्टर इशफाक साहब ने भी ये बताया कि वो कहाँ से रकम पूरी की जा रही है, क्यों अवाम को जो है रिलीफ दिया जा रहा है, टैक्स कलेक्शन जो है वो बेहतर हो गई है। लेकिन इन चीज़ों का ताल्लुक मौजूदा सियासी सूरत हाल से यकीनन है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त दबाव में नज़र आती है। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन भी दबाव में नज़र आती है। अपोजिशन जो है उस पर हर नए दिन उस पर दबाव इसलिए बढ़ता जा रहा है कि हुकूमत का इम्तिहान तो उस दिन शुरू होगा जिस दिन तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। उसके बाद देखना है कि इन्होंने अपने बंदे कैसे पूरे करने हैं। बेसिकली तो बंदे अपोजिशन ने पूरे करने हैं, लेकिन इन्होंने अपने बंदों को कैसे रोकना है अपोजिशन के कैंप में जाने से। लेकिन अभी जो इम्तिहान है वो अपोजिशन का इम्तिहान है। अब देखें कि गुज़िश्ता रोज़ क्या हुआ। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान से इस्लामाबाद के कुछ सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में मौलाना ने बड़े वाज़े अंदाज में कहा, मेरी भी उन सहाफ़ियों से तफसीली बातचीत हुई कि मौलाना से आपकी गुफ्तगू क्या रही। तो उन्होंने कहा, जी मौलाना ने कहा कि अगले 48 घंटे में हम तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। अच्छा, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो स्पीकर के खिलाफ होगी या वज़ीर आज़म के खिलाफ होगी, लेकिन मौलाना ने ये कहा कि अगले 48 घंटों में तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। फिर मैंने पूछा मौलाना से मुलाकात करने वाले जो साफ़ी हैं उनसे कि लाया अमल क्या बताते हैं मौलाना। तो उन्होंने कहा उन्होंने कोई लाया अमल नहीं बताते, उनके पास कोई लाया अमल बज़ाहिर नज़र नहीं आता। अच्छा, फिर अब ये डेडलाइन देने के बाद प्रेशर किस पर शुरू हो गया था? अपोजिशन पर, कि जी 48 घंटे जो कि जुम्मे के दिन पूरे हो रहे हैं। अब जुम्मे का इंतज़ार शुरू हो गया कि मौलाना ये डेडलाइन दे रहे हैं, क्या ये माजी की डेडलाइन की तरह ही डेडलाइन होगी? तो वही साबित हुई। अभी तक तो यही लग रहा है, क्योंकि बिलावल साहब जो हैं वो उन्होंने 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। वो कह रहे हैं कि 5 दिन तक बंदे पूरे हो जाएंगे। तो अब ऐसा तो नहीं है कि बंदे पूरे किए बगैर
उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करा देनी थी, और वो ये कह रहे हैं जी कि 5 दिन में वजीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाए, तो यानी कभी 48 घंटे की डेडलाइन, अब 5 दिन की डेडलाइन। तो सूरत हाल तो कशीदा जरूर है सियासी तौर पर। और ये मुझे साहब ने इस्तीफा भी मांगा है, वो भी हम नाज़रीन को सुनवा देते कि बिलावल भुट्टो साहब, अगर आप में गैरत है, अगर आप में हिम्मत है, तो असेंबली तोड़ो, इलेक्शंस करवा दो और हमारा सामना करे, हमारा मुकाबला करे। बुज़दिल हो, खुद नहीं करते हो, तो फिर 5 दिन बाद हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा नंबर्स पूरा हो चुके होंगे, हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और आपका बंदोबस्त खुद करेंगे। और बिलावल भुट्टो साहब ने यह भी कहा है कि अगर आप में हिम्मत है तो असेंबली तोड़ें और इलेक्शन करवाएं, हमारा मुकाबला करें। अदील जी देखें, बिलावल ये ही चाहेंगे, वो कतन भी ये नहीं चाहेंगे कि वो अभी पंजाब में एंटर हुए हों और यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद जो है वो दायर हो। वो यही चाहेंगे कि उनका शो जब पीक पर हो यहाँ पर, जिसके लिए हुकूमत ने भी इजाज़त दे दी है, एक दिन के लिए यहाँ पर आकर 9 तारीख को 9 मार्च को जी आएँ, आप शो करें अपना। तो उनकी कोशिश यही होगी कि जब ये पीक पर उनका शो हो तो ऐसे वक्त में सियासी हलचल हो, और अगर तहरीक अदम एतमाद आनी है या नहीं आनी। अच्छा, अपोजिशन में 2 चीज़ों पर गौर हो रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के ख़िलाफ़ जो है वो ले आई जाए, क्योंकि एक तो देखें, स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक नहीं होता और उसमें सीक्रेट वोटिंग होती है। तो इसलिए अपोजिशन के कुछ लोगों का ख्याल है कि हुकूमत के लोग तोड़ना आसान होगा, क्योंकि बहुत बड़ा जो रुकावट है हुकूमत के लोग तोड़ने में वो डिफेक्शन क्लॉज है। इत्तेहादियों को तोड़ना फिर भी आसान है, लेकिन जमात के अपने नाराज अरकान को भी तोड़ना जो है उसके एक आईनी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अच्छा, जब स्पीकर के खिलाफ आती है, ये भी इतना आसान काम नहीं होगा। हुकूमत ने इस हवाले से अपना जो लाहेअमल बनाया है, उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये स्पीकर के खिलाफ लेकर आते हैं तो उस सूरत में हम अपने लोगों को हॉल में जाने नहीं देंगे, बंदे तो इन्होंने पूरे करने हैं। ये कोई उस तर्ज का इलेक्शन तो नहीं होगा जिसमें किसी एक ने जाकर एक फ्रीक को वोट डालना है, एक उम्मीदवार को वोट डालना है, दूसरे ने दूसरे को डालना है। तो ये भी उनका इम्तिहान है। तो इस वक्त जो टेंस सिचुएशन है, अभी जो हुकूमत के इम्तिहान से कबल अपोजिशन का इम्तिहान है, क्योंकि ये रोज एक नई डेडलाइन देने से बात नहीं बनेगी। ये जो भी होना है इस मार्च में ही होना है, और मार्च जो है ये भरपूर सियासी तनाव के हवाले से ये अहमियत का हामिल हो गया है, और जो कुछ होना है इसी महीने में होना है। यहीं से सिद्दीक मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपको लगता है कि जो रोज नई डेडलाइन दी जा रही है, इसका मकसद क्या हो सकता है? क्या मकसद महज प्रेशर बिल्ड करना है हुकूमत के खिलाफ, या कुछ और भी इस वक्त ऑपोजिशन का प्लान है? प्लस जो इस बार बार हम देख रहे हैं, ऑपोजिशन जो बात करिए कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, हमें खुशी है, हमें हमारे बंदों को कॉल्स रिसीव नहीं हो रही, तो क्या वाकई में अब की बार एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है? देखिए, एक तो मैं प्रोड्यूसर साहब को ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो इनके बयानात हैं ना, जिसमें ये कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल, ये रखते जाएं अपने पास, क्योंकि इनकी अदम एतमाद की तहरीक जब नाकाम होनी है तो इल्ज़ाम इन्होंने इदारों पर लगाना है। कल राना सनौला साहब ने शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में कहा कि उनकी जिन लोगों से बात हुई है, किसी ने नहीं कहा कि उनको कॉल्स आ रही हैं। आप बिलावल साहब यही बात कर रहे हैं। ये हम नाज़रीन को सुनवा देते हैं कि बिलावल क्या कह रहे थे एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, कि वो न्यूट्रल है या क्या है। तो इस वक्त ऑपोजिशन को क्या इस बात का डर है कि इस वक्त ऑपोजिशन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है कि नहीं? देखें, आप ये नहीं कह सकते कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि बिलावल साहब का बयान ऑन द रिकॉर्ड है कि एक भी बंदे ने उनको नहीं कहा। राना सनौला साहब ने कल शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में कहा कि किसी को कॉल नहीं आई। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स ने राब्ते किए, उस पर हमने एस्टैब्लिशमेंट को शिकायत की तो उन्होंने एक्शन लिया उसके ऊपर। तो मौलाना साहब ये कह रहे हैं। तो मरीम नवाज़ साहबा देखें, मरीम नवाज़ साहबा कितनी मोहतात हैं इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से। वो इतनी मोहतात हैं कि जब मरीम औरंगज़ेब साहबा ने ये बयान दिया कि पेशावर से कॉल्स करवाई जा रही हैं, तो ये बयान मुस्लिम लीग नून का जो ट्विटर अकाउंट है उससे ये ट्वीट किया गया। उसको ना तो मरीम नवाज़ साहिबा ने रीट्वीट किया, ना ही उसको मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने रीट्वीट किया। शहबाज शरीफ साहब तो वैसे ही आपको पता है इदारों के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं बोलते, ना वो इदारों के ख़िलाफ़ जाते हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि कितने मोहतात हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। और पिछले 3 माह में आपको इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक बयान भी अपोजिशन का नज़र नहीं आएगा। और वो मरीम नवाज़ साहिबा, वो नवाज शरीफ साहब जो कहते थे कि इमरान खान से तो हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी तो लड़ाई इमरान खान को लाने वालों से है, जो कहते थे हमने इमरान खान को इक़्तिदार से निकालना ही नहीं है,
हमने तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ चार्टर जो है वो तय करना है, जिसके तहत ये तय होगा कि आइंदा इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में जो है वो मुदाखलत नहीं होगी। तो अब ऐसा क्या हुआ है पिछले 3 माह में, 3.5 माह में, 4 माह में, कि एक बयान भी नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। अब कहते हैं कि हमें इमरान खान के दुश्मन साहब, अच्छी बात है ना। देखें, क्योंकि ऑपोजिशन तो यही चाहती है। देखें, यही बात हम पहले कह रहे थे ना कि आप इदारों के खिलाफ इस हद तक ना जाएं। एक तरफ आप इदारों के खिलाफ इस हद तक गए कि आपने इदारों के नाम ले लेकर, और फिर एक होता है कि आप पहली बार ये कर रहे हो। इनका माजी यही बताता है, जब ये इक़्तिदार में थे डान लीग से इन्होंने किया, फिर निकले डान लीग 2 किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो टीम बैठी थी सोशल मीडिया की, जिसको अवाम के टैक्स से पैसों से पे किया जाता था, वो बैठ के पाकिस्तान की फौज के खिलाफ ट्रेंड बनाते थे। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जाके मोदी को फोन करते थे। तो बात यह है कि इनका तो माजी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है ना, लेकिन इस वक्त दोबारा ये फौज के की कुर्बत हासिल करना चाह रहे हैं और दोबारा वही मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि देखें ये पैदावारी इस्टेब्लिशमेंट की है। अब देखें नवाज शरीफ साहब क्या करते रहे। नवाज शरीफ साहब जब एहतसाब अदालत में ट्रायल में पेश हुए तो नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी जज्बाती तकरीर की वहाँ पर। जब नवाज शरीफ साहब से पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि आपके खिलाफ ये रेफरेंस क्यों बना है, ठीक है, आप इस पर बताएं, तो नवाज शरीफ साहब ने लंबी तकरीर की कि मैंने जी सड़कें बनाई, पुल बनाए, मेट्रो बनाई, ये किया, ये किया, ये किया। और आखिर में मियाँ साहब की जो तकरीर का पोर्शन था उसमें मियाँ साहब ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी डिक्टेटर थे उनकी रूहों को अदालत में बुलाया जाए और बुला के उनकी रूहों से पूछा जाए कि उन्होंने क्यों इस मुल्क के साथ जुल्म किया था। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मियाँ साहब अगर ये डिक्टेटर ना होते, अगर जनरल ज़िया साहब ना होते तो आपको तो नाम निशान ना होता, जनरल जिलानी ना होते आपको तो नाम निशान ना होता। जिनकी आप पैदावार हैं उन्हीं के ऊपर आप चढ़ दौड़े हैं, उन्हीं को आप जो है वो इस तरह की बातें सुना रहे हैं। तो मैंने उस वक्त अदील वड़ाई साहब एक लिखा भी था कि मियाँ शरीफ साहब ने आलम अरवा में मियाँ शरीफ साहब से जनरल ज़िया साहब की रूह ने शिकवा किया होगा कि यार ये काम देख लो अपने बेटे के, कि हम ही इसको बनाने वाले, हम ही इसको लाने वाले, और आज खड़ा होकर हमें गालियाँ दे रहा है। तो ये मोहसिन कुछ लोग हैं, इन्होंने चौधरी बिरादरान के देखना 14 साल बाद पहुँच गए हैं। पहले मियाँ शरीफ साहब जो हैं वो कुरान मजीद लेकर चले गए थे चौधरी बिरादरान के पास कि हम अगली बार वज़ीर आला पंजाब आपको बनाएंगे, नहीं बनाया था। तो देखें इस वक्त ये खुद बयानात दे रहे हैं और ये रिकॉर्ड पे रखने चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट की कॉल्स नहीं आ रही, लेकिन जिस दिन तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी उस दिन सबसे पहले इल्जाम इदारों पर लगाएंगे कि इदारों ने हमारी तहरीक अदम एतमाद नाकाम करवाई है। एस्टैब्लिशमेंट के इंपॉर्टेंट होने की बात है, वहीं पर चौधरी बिरादरान इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। चाहे औम की तरफ से बात की जाए या हुकूमत की तरफ से बात की जाए, दोनों फरीकैन इस वक्त काफ लीग की तरफ देख रहे हैं। तो आज मुलाकात भी हुई और चौधरी परवेज इलाही साहब क्या कह रहे थे नाज़रीन, पहले वो सुने फिर हम दिल की तरफ क्वेश्चन लेके जाते हैं। अंदर हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का उबाला, हाँ, तो जब धुआं उठेगा ना, हाँ, एक उबाला आता है, उसके बाद चौधरी साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? एडी बड़ी हंडी चढ़ी है, निकलेगा, ये निकल आएगा। और तहरीक अदम एतमाद की बात हुई जब इमरान खान आया आपकी तरफ परसों, और जो 48 घंटे मौलाना फजल रहमान ने कहा है वो तो फजल मान सकता है। चौधरी साहब अब आपका ये पैगाम है जो मोनस साहब का पैगाम था वज़ीर आज़म के लिए कि घबराना नहीं है? वो घबराए तो नहीं हुए। अच्छा, घबराए नहीं बिल्कुल, बस ठीक है। अदील, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मोनस इलाही साहब से उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई, फिर परवेज़ इलाही साहब जो फरमा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको ये वाकई इस हंडिया में क्या पक रहा है? देखें पक तो रहा है ना, ये तो तस्दीक होगी। अब ये तो सभी कह रहे हैं। अब हुकूमत भी ये नहीं कह रही कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो नहीं आनी या कोई ऐसी चीज़ है, वो कहते हैं ठीक है लेकर आएँ। तो जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से अपोजिशन की मुलाकातें हुई हैं उनमें इनको ऑफर्स दी गई हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं, ये ज़ाहिर है अगर उनको ये पेशकश हो कि पंजाब की वज़ारत आला आपके पास आए तो वो कोई बेवकूफ़ी तो नहीं करेंगे कि उसको छोड़ देंगे। लेकिन मसला क्या आ रहा है? मसला ये है कि अपोजिशन के पास जो लाइहा अमल है अपना उनका, वो ये कह रहे हैं कि हमने इसके फौरी बाद जाना है इलेक्शन में। तो इसमें चौधरी बिरादरान ये कह रहे हैं कि आपने हमें 3 महीने के लिए वज़ारत आला देनी है, उससे बेहतर तो हम अभी बैठे हुए हैं जितने इख्तियारात के साथ अपने अपने इज़ला में ये करता धरता हैं, मालिक बने हुए हैं, इनकी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी है, तरक्याती कामों का जो जाल इन्होंने अपने अपने इज़ला में फैलाया है, जो इनको फंड्स मिले हैं, पीटीआई के लोगों से ज़्यादा इनको फंड्स मिले हैं। तो चौधरी बिरादरान तो ये चाहते हैं ना कि फिर अगले 1.5 साल के लिए इनको मिले वज़ारत आला, तो तब फ़ायदा इस बात का।
तो इसलिए अपोजिशन अभी तक चौधरी बरादरान को तोड़ नहीं पाई और कभी भी शरीफ खानदान ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि अगले 1.5 साल के लिए चौधरी खानदान जो है वो पंजाब में हाकिम बनकर आए। जो असल जो सियासी हरीफ हैं जो पंजाब में जो नून लीग के लिए थ्रेट बन सकते हैं, वो चौधरी बरादरान का वहां पर इक्तदार में आना है, वजारत आला ले लेना है, तो ये कभी भी शरीफ खानदान अफोर्ड नहीं करेगा। को सूट नहीं करता काफ लीग का पंजाब में एक होल्ड होना, तो आपको क्या लगता है कि ये फिर वजीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ जो इस वक्त ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ला रही है उसमें कोई जान होगी, या लास्ट टाइम पे आपको लगता है कि कोई यू टर्न लिया जा सकता है ऑपोजिशन की तरफ से? देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना, अपोजिशन अभी तक कोई भी इत्तेहादी नहीं तोड़ सकी। यही वजह है कि अपोजिशन को मजबूरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हैं तोड़ने के लिए कोशिश करनी पड़ रही है। तो इत्तेहादियों की तरफ से ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का रिस्पांस जो है वो अपोजिशन को मिलेगा। MQM की जानिब से देख लें आप, ये काफ लीग की जानिब से देख लें आप, ये GDA की जानिब से देख लें, बाप की जानिब से देख लें, एक भी इत्तेहादी जो है वो अपोजिशन नहीं तोड़ सकी। उसकी रीजन ये है, हालांकि इत्तेहादियों पर तो डिफेक्शन क्लास का भी इतलाक नहीं होना, इत्तेहादियों को तोड़ना ज्यादा आसान था। और मैं ये भी बताऊं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने नाराज लोग हैं, इसमें कुछ कराची के लोग खास तौर पर ऐसे हैं जिनको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है अपोजिशन की जानिब से। वो जो नाराज लोग हैं इनको भी तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। और हर जमात में, हर हुक्मरान जमात के अंदर इख्तलाफात भी होते हैं। तो क्या उस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर नहीं थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। अगर डिसिप्लिन के मामले को देखें तो नून लीग का पार्टी डिसिप्लिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी डिसिप्लिन बेहतर था। लेकिन इनको तोड़ना, PTI के लोगों को जो तोड़ना होगा, ये इतना आसान काम नहीं होगा। यही वजह है कि पहले 48 घंटे की डेडलाइन आई है, अब 5 दिन की आ गई है। अब आगे देखते हैं ये डेडलाइंस कितनी आगे जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ पीपल्स पार्टी अगर बात करें, पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब में पावर शो कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सिंध में पावर शो कर रही है। सो ब्रेक के बाद इन पर भी बात करेंगे कि ये पावर शोज जो इस वक्त किए जा रहे हैं ये कितने इम्पैक्टफुल होंगे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त पीपल्स पार्टी पंजाब में मौजूद है, वहाँ पर पावर शो दिखा रही है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इस वक्त सिंध में मौजूद है और वहाँ पर पावर शोज दिखा रही है। इस वक्त ऑपोजिशन के साथ साथ हुकूमत भी सड़कों पर है और पावर शो दिखा रही है, और साथ साथ दूसरी तरफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बातें हो रही हैं। तो सिद्दीक, अब मुझे ये बताएं, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बातें तो हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कौन कौन लोग हैं जो हुकूमत को धोखा दे सकते हैं? देखिए, पंजाब में तो बड़ा मुश्किल है इस वक्त कि पंजाब में MNAs जो हैं वो टूटें। उसकी रीज़न यह है, एक तो तहरीक इंसाफ के साथ जितने भी MNAs हैं पंजाब में उनको हर डिस्ट्रिक्ट में 4-4, 5-5 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स जो हैं वो दिए गए हैं। तरक्याती काम शुरू ही बड़ी ताख़ीर से हुए। पहले तो आपको पता है इमरान खान हुकूमत में आए, माशी हालात बहुत टफ थे, उनसे निकलने की कोशिश कर रहे थे। कोविड आ गया, दरमियान में पुलवामा वाला इशू हो गया जो इमरान खान साहब ने बताया भी सही, अफगानिस्तान वाला क्राइसिस आ गया, या फिर बहुत बाद में आके और हर डिस्ट्रिक्ट में 4-4, 5-5 अरब का तरक्याती फ़ंड दिया गया। सड़कें बन रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, स्कूलों की अपग्रेडेशन हो रही है, कॉलेजेस की हो रही है, बहुत ज़्यादा काम हैं जो हो रहे हैं, और वो सब का क्रेडिट ज़ाहिर है उन MNAs ने, MPs ने लेना है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। तो पंजाब में तो फिर पंजाब में एक और मसला है, वो ये है कि पंजाब में नून लीग के भी हर हल्के में बड़े तगड़े लोग मौजूद हैं, विनिंग हार्सेस मौजूद हैं। यानी कोई 2-4-5 हल्के ऐसे होंगे जहाँ पर सूरत हाल ये होगी कि जो मुस्लिम लीग नून है उनके पास तगड़ा बंदा नहीं होगा। बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए पंजाब में किसी को PTI का टिकट, PTI वाले को नून लीग के टिकट की कमिटमेंट करना, तो उनका अपना बंदा कहाँ जाएगा। अच्छा, अब आ जाए इस बात पर कि भाई टूटेंगे कहाँ से। देखिए, कराची के जो MNAs हैं तहरीक इंसाफ के, वो ज़रूर टूट सकते हैं, क्योंकि उनमें 3-4 तो हैं वो नजरियाती हैं, बहुत इमरान खान साहब से कमिटेड हैं। बाकी जो हैं वो उस तरह से कमिटेड नहीं हैं। उनको वहाँ पीपल्स पार्टी के पास देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है पीपल्स पार्टी के लिए देने के लिए। मसलन पीपल्स पार्टी अगर वहाँ पे उनको टिकट ऑफर कर देती है, ना सिर्फ ये कि टिकट ऑफर कर देती है, बल्कि कहती है कि भाई आपको अभी से जो है वो अदम एतमाद के बाद अगर हुकूमत बनती है, जो कि मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आता, लेकिन कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ, वो कमिटमेंट ये कर सकते हैं कि आपको हम तरक्याती फ़ंड देंगे, आपके हल्कों में काम करवाएंगे। क्योंकि इससे पहले भी आपको पता है कि वो जो वीडियो आई थी उसमें कराची के MNAs थे, लेकिन वो MNAs वो थे जो कि इमरान खान के साथ सिंसियर थे।
लेकिन सबसे पहले जो टारगेट किया था पीपल्स पार्टी ने वो कराची के एमएनएस को किया था, और इसलिए भी किया था कि कराची में उनके पास फंड्स हैं, उनके पास इख्तियारात हैं, उनके पास हुकूमत है, तो वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो अब जो तहरीक इंसाफ को नज़र रखने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, वो कराची के एमएनएस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ठीक है। सो अदील, आप ये समझते हैं कि जो कराची के एमएनएज हैं वो हुकूमत को धोखा दे सकते हैं, और बाकी जो, अगर हम बात करें बाकी इलाकों के जो एमएनएज हैं, वो कहीं ना कहीं इमरान खान साहब के साथ हैं? देखें, इस वक्त तो सिंध में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़ास तौर पर अंदरूने सिंध में टफ टाइम मिल रहा है। जिस तरह की मुहिम पर शाह महमूद कुरैशी और जो दीगर लोग पीटीआई के निकल चुके हैं, जो गैदरिंग नज़र आ रही हैं, अगर दिखा सके हमारी टीम ये स्क्रीन पर, और जो सोशल मीडिया पे भी क्लिप देखने को मिल रहे हैं, तो ये अंदरूने सिंध में हमें ऐसा पहली मर्तबा देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अंदरूने सिंध में जाके टफ टाइम दिया जा रहा है। और सिंध के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यानी पीपल्स पार्टी के मुकाबले में अगर किसी ने प्रॉपर इलेक्शन लड़ा तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। अब अगले इलेक्शन में भी सिंध के अंदर सिर्फ दो ही जमातों का मुकाबला होगा, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। अच्छा, पंजाब में भी पंजाब में सूरत हाल ये होगी, अगरचे बिलावल साहब की एंट्री बड़ी अच्छी है पंजाब में इस वक्त जब वो एंटर हो रहे हैं, पंजाब में उनका जो उनको खास तौर पे जनूबी पंजाब में वेलकम किया जा रहा है, ये बड़ा हैरानकुन है, उनको बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिल रही है। तो लेकिन आपको लगता है अदील, ये जो जलसे जुलूस किए जाते हैं, जो लॉन्ग मार्च किए जाते हैं, इनका कहीं ना कहीं इलेक्शंस पे इम्पैक्ट आता है? क्योंकि पहले भी हम देखते रहे बहुत बड़े बड़े जलसे जुलूस होते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जब इलेक्शंस आते थे तो रिजल्ट उस तरह से नहीं सामने आता था। एक होता है सपोर्टर और एक होता है वोटर। देखिए, लोगों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम है, बल्कि मैं समझता हूं कि जो जमातें वोट ले लेती हैं वो लोग नहीं निकाल पाती। आप ये देखें कि इससे पहले जो पीडीएम का पहला फेज था और जो सारी जमातों ने मिलकर मीनार पाकिस्तान में जो जलसा किया था, तो एक हलके के वोट के बराबर भी लोग नहीं निकाल सके थे। तो ये बड़ा मुश्किल होता है लोगों को बाहर निकालना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में जो एंट्री है वो बड़ी ही हैरानकुन है और बड़ा अच्छे अंदाज में उन्होंने ये मैनेज किया है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी देखें कि उनके लिए ये भी दर्द-ए-सर है कि वहां पर शाह महमूद कुरैशी जिस तरह निकले हैं, उमरकोट और जो दीगर इलाकों में लोगों का जो क्राउड जो है वो नजर आया है, ये वहां पर बड़ा हैरानकुन है, जो आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में बड़ा दर्द-ए-सर है। लेकिन इस वक्त एक चीज देखने वाली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वो वाहिद जमात है जो चारों सूबों में या कम से कम 3 सूबों में अपना जरूर उनकी जो प्रेजेंस है और वो किसी भी जमात को टफ टाइम देने की सलाहियत रखते हैं। अभी रिसेंट सर्वे भी सामने आए कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पे नहीं है, वो कम से कम दूसरे नंबर पे जरूर है। केपी में देख लें, केपी में नून लीग आपको नजर ही नहीं आती। आप सिंध में जाकर देख लें, सिंध में आपको नून लीग जो है वो नजर ही नहीं आती। पंजाब में आप आ जाएं, पंजाब में आपको पीपल्स पार्टी जो है वो तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे नजर आती है। तो इस वक्त जो मुकाबले का एक माहौल, कौन लग रहा है, कौन इस वक्त आपको लग रहा है कि ज्यादा पावरफुल तरीके से अपना ये जलसे जुलूस जो है वो मैनेज कर रहे हैं, दोनों पार्टीज को कंपेयर किया जाए तो? पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे अंदाज में चीजों को मैनेज कर रही है, लेकिन जो ये आगे आएंगे फिर ये देखना होगा कि नून लीग इनको किस तरह से इनको वेलकम करती है जब ये अंदरून पंजाब वाली साइड पे आएंगे। फिर असल इम्तिहान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा वो इस्लामाबाद आके पावर शो करने का होगा। जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक्सेप्टेंस जो है वो है, वहां पर इनके फॉलोअर्स काफी ज्यादा हैं। लोगों को यहां पर लाकर रखना, घंटों बिठाई रखना, ये असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इम्तिहान जरूर होगा। ठीक है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि अभी जैसे से बिलावल भुट्टो साहब आ गए तो वो क्या इस वक्त नून लीग उनको वेलकम करेगी और या साथ देगी, उनको सपोर्ट करेगी इन जलसे जुलूसों में, इस लॉन्ग मार्च में? वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने नया ज़ाब्ता अखलाक बनाने का फैसला किया है। तो इस हवाले से क्या इनसाइड स्टोरी आपसे ब्रेक के बाद शेयर करेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और इसके साथ ही नया ज़ाब्ता अखलाक बनाने का फैसला करते हुए मुशावरती इजलास भी तलब किया है। अदिल, जहां पर हुकूमत ने नया कानून तो बना लिया है और इलेक्शन कमीशन इस वक्त इजलास बुला रही है, यानी कि इस वक्त हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने है, तो या ये क्या इसमें कोई नई डेवलपमेंट होने वाली है इस इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक में? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग मशीन पे पहले ही आमने सामने नजर आए, उसके बाद हुकूमत ने कानून बना दिया, बिल आखिर इलेक्शन कमीशन को उस पर मानना पड़ा। उसके बाद अगरचे वो मामला ऐसे लगता है कि जी हुकूमत की उसमें अब उस तरह से दिलचस्पी देखने को नज़र नहीं आ रही। अब वो जो हर काबीना इजलास में वज़ीर आज़म साहब फॉलो अप लेते थे, लेकिन तो मतलब इलेक्शन कमीशन नहीं होंगे, लेकिन हम भूल जाएं। इस पे हम अलग से इंशाल्लाह किसी दिन जरूर बात करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर एक बाइंडिंग हो गई थी ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग के हवाले से, जो एक कानून बन गया था। अब ये जो ऑर्डिनेंस का मामला है, इस ऑर्डिनेंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी आंखों को ये भा नहीं रहा, क्योंकि देखें जब कानून आ जाता है ना तो ज़ाब्ता इखलाक से ऊपर कानून होता है, बल्कि कानून के बाद जो रूल्स बनते हैं ज़ाब्ता इखलाक उसके बाद की स्टेज होती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि कानून के तहत हमने सियासी जमातों से मुशावरत करनी है कि ये कानून में बात लिखी है, उन्होंने सियासी जमातों को बुला लिया है। लेकिन बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में कहां तक रेजिस्ट करेगा, और दूसरी इलेक्शन कमीशन फिर यह भी देखेगा कि अगर दूसरी सियासी जमातों ने भी इसकी हिमायत कर दी, क्योंकि इस जमात ने हुकूमत में तो नहीं हमेशा बैठे रहना, कल को इसका इतलाक उन लोगों पे भी होगा, और इससे सियासी जमातें, ऑलमोस्ट सारी सियासी जमातें परेशान थी, क्योंकि उनकी क़यादत जब हुकूमत आती है तो उनकी क़यादत आम उहदों पे चली जाती है। और फिर अब तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन इसी तरह ही मामला रहना है, एक सूबे के का टेन्योर खत्म होना है, अगले सूबे का शुरू हो जाना करना है, फिर जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन। तो ये तमाम सियासी जमातें इस मामले से तंग थीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो ये देखे कि देखें हुकूमत के पास इख्तियार है ऑर्डिनेंस लेके आने का, कानून के मुताबिक ये सब अगर तरमीम इसमें हुई है तो इसमें कोई कन्फ्रंट करने वाली बात नहीं। अच्छी बात है, सियासी जमातों को बिठा के मुशावरत की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा तासुर नहीं देना चाहिए कि हुकूमत कोई भी इक़दाम उठाती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तासुर ये मिलता है कि वो सामने खड़ा हो गया है। बहरहाल इसमें प्रिवेल जो है वो कानून ही करेगा। और अब 8 मार्च को जो इजलास बुलाया गया है, तो अगर इलेक्शन कमीशन इस पर मुशावरती इजलास बुला रहा है, लेट्स सपोज, जैसे आप ये कह रहे हैं कि इंप्रेशन ये जा रहा है कि इस वक्त हुकूमत के सामने खड़ी हो चुकी है इलेक्शन कमीशन, तो आपको क्या लगता है क्या रीजन हो सकती है जिसकी वजह से इतना फ्रंट फुट पे फैसला ले रही है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये है ना कि हुकूमत पे चेक होता है उसका, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। लेकिन इसमें जो वुज़रा को इलेक्शन कमीशन रोका करता था, प्राइम मिनिस्टर को रोक सकता था, ये कह सकता था जी आप नहीं जा सकते, बहुत से लोगों को इसमें नोटिस भी जारी हुए थे, तो उनकी ये पावर्स एक किस्म की कम हो गई हैं। इसमें जो देखने की जरूरत है, जो ज़ाब्ता इखलाक अगर इन्होंने आगे बनाना भी है तो उसमें ठीक है, दौरों की हद तक मैं नहीं समझता कि कोई इसमें बुराई है, कोई इसमें मुजायका है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जिन चीज़ों पर पाबंदी लगानी चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये लोग वहां पर हलकों में जाकर जो पब्लिक फंड्स हैं उनके तहत कोई कमिटमेंट्स ना करें, उनके तहत कोई वादे ना करें और मंसूबों के ऐलान ना करें, ताकि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। लेकिन जाकर कैंपेन करने से रोका जाना, मैं समझता हूं कि यह मुनासिब बात नहीं है। अब एक जमात की जो क़यादत है, अगर वो हुकूमत में बैठी हुई है, कल को नून लीग ने आकर, कल को पीपल्स पार्टी ने आकर, दीगर जमातों ने आकर हुकूमत में बैठना है, तो उनके लिए भी जाहिर है, ये सिर्फ एक जमात के लिए तो नहीं है। तो उस क़यादत को जाकर सियासी शख्सियात ने सियासत नहीं करनी, लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं है, पब्लिक गैदरिंग से खिताब नहीं करना, तो फिर किसने करना है? तो उसमें जो पब्लिक फंड्स हैं उनके या वसाइल जो हैं उनके इस्तेमाल पर नजर रखनी चाहिए कि वो इस्तेमाल होते हुए ये अपने हक में इस्तेमाल सियासी तौर पर ना करें। बाकी हलकों में जाने के हवाले से मैं नहीं समझता कि कोई मुज़ायका है। ठीक है, टाइम कम है, डायरेक्टली नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करूंगी। सिद्दीक, आपकी तरफ आऊंगी। 1 मार्च को जदीद तरीन हिंदुस्तानी आबदोज को ट्रैक करके वापस जाने पर मजबूर किया गया है। पाक बहरिया ने एक और नाजरीन भारतीय आबदोज का सुराग लगाकर दुश्मन की चाल को नाकाम बनाया है। सिद्दीक, मुझे बताइएगा, ये क्या इंडियन नेवी को रास्ते भूल जाते हैं या इनके ऑफिसर्स को पता नहीं चलता कि उनकी लिमिट कहाँ तक है, बाउंड्री कहाँ तक है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना, या ये अभी तक लर्निंग फेज में चल रहे हैं?
देखें, बात यह है कि भारत की आबदोज जो कि पाकिस्तान की समुद्री हदूद में दाखिल हुई तो पाकिस्तान की नेवी ने उसको ट्रैक किया। और आप ये देखें कि इससे एक तो हमारी नेवी, पाकिस्तान की जो नेवी है उसकी प्रोफेशनल जो एक्सीलेंस है उसकी हमें उसका सबूत नज़र आता है कि पिछले 5 बरस में 4 बार इनकी भारत की आबदोज आई और चारों बार पाकिस्तान ने उसको ट्रैक किया। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ने उसको तबाह नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर है नहीं चाहता कि तलखी बढ़े और मामला जो हैं वो ख़राब हों। लेकिन 4 बार उनकी जो भी आबदोज आई उसको ट्रैक करके पाकिस्तान ने ये बता दिया है कि आप अरबों डॉलर लगा लें अपनी नेवी के ऊपर, आप जितने बड़े मर्जी दावे कर लें, आप जो मर्जी धमकियां लगा लें, लेकिन आप समुंदर के अंदर से आएंगे तो हम आपको ट्रैक करेंगे, पकड़ेंगे, आप कुलभूषण को भेजेंगे, हम उसको पकड़ेंगे। 27 फरवरी को आप अगर पाकिस्तान की जो है वो हदूद में आएंगे। आप चले कुलभूषण तो एक शख्स है जिसको हमने पकड़ लिया, आप दोस्त तो होती इसलिए कि वो पकड़ी ना जाए, लेकिन कि हमेशा आप दोस्त पकड़ी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, जिसका काम जासूसी करना है छुप करके, उसका पता ना चले। 4 बार उसका पता चल गया। और मैं आपको ये अर्ज कर रहा था ना कि अब उनको पता चल गया कि समंदर से आएंगे तो पाकिस्तान उनको पकड़ेगा, कुलभूषण को भेजेंगे पाकिस्तान उसको पकड़ेगा, जहाज भेजेंगे पाकिस्तान उसको मार गिराएगा, जमीनी पाकिस्तान के जमीन की तरफ से आएंगे तो भी 3 बार वो आके उन्होंने देख लिया। बात की ना कुलभूषण का पकड़े जाना, ये भी दुनिया की तारीख में ऐसा बहुत कम होता है जिस तरह एक हाजिर सर्विस जासूस नेवल अफसर पकड़ा गया। हाजिर सर्विस ये भारत के लिए बहुत बड़ी सुबकी थी और ये हमारे सिक्योरिटी इदारों की बहुत बड़ी कामयाबी थी। जिस तरह से वो भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को पकड़ा गया, ये दुनिया की तारीख में ऐसा काम होता है कि हाजिर सर्विस से एक इंटेलिजेंस का अफसर जो है दुश्मन मुल्क में जाकर पकड़ा जाए। लेकिन उसके साथ साथ सिद्दीक, इसी में एक और पॉइंट भी ऐड करूंगी, जो न्यूक्लियर सबमरीन जिस वक्त इंडिया लेने जा रहा है, तो ये तो आपको नहीं लगता कि जहां पर नॉर्मल सबमरीन्स अगर वो नहीं सही तरीके से उसको लेकर चल पा रहे, तो वो न्यूक्लियर सबमरीन्स अगर उनके पास आ जाती हैं तो ये उनके साथ साथ नेबरिंग कंट्रीज और प्लस दुनिया के लिए खतरा है। देखिए, ये सबसे पहले तो उनको शर्मिंदा करवा रहे हैं जिनसे ये सबमरीन्स ले रहे हैं, उनको भी शर्मिंदा करवा रहे हैं। वो भी अब इनको कहेंगे कि यार तुम हमें भी जलील करवा रहे हो, तुम्हें खुद तुम्हारी जो फोर्स है वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है और वो प्रोफेशनल नहीं है, जलील हमें कराते हो। जाहिर है बदनामी तो उस मुल्क की भी होती है जिस मुल्क से ये सबमरीन्स ले रहे हैं। तो बहरहाल इस सब में एक चीज तो साबित हो गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान की जो नेवी है वो जबरदस्त फोर्स है और उसने ये साबित कर दिया है जब आप आएंगे तब हम आपको पकड़ेंगे। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम की क्लोजिंग करते हैं हम पाकिस्तान बहरिया को सलाम, जो हर दफा दुश्मन की जो चालें होती हैं उनको नाकाम बनाती है। टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।